बस यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए यदि हम यहाँ से एक सवाल लेकर निकलते तो आपको तैयारी में हो सकता है किसी एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, इसलिए आपका छूट जाता। तो उसी चारों सवाल को समेटने के लिए एक सवाल हमने इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार हिमायस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने 1 से 100 नंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख लिए हैं और आज हम देखेंगे 101 नंबर से आगे तक का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है कि इंडोनेशिया के 1000 द्वीप में कितने द्वीप हैं। ठीक है, ये एक नाम है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह का नाम है। तो वहां पर कितने द्वीप हैं ये आप न्यूज में सुने होंगे, इसलिए वहां से सवाल बना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में है 110 द्वीप, या तो ऑप्शन बी में है 243 द्वीप, ऑप्शन सी में है 342, ऑप्शन डी में है 1000। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंडोनेशिया के 1000 द्वीप, उसका नाम है क्या, 1000 द्वीप, उसमें कितने द्वीप हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा 342 द्वीप है। ठीक, तो इसका अब हम लोग डिस्कशन में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। कि देखिए यहाँ पर एक एयर फ्लाइट है, वो मतलब खो गया था। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जकार्ता के आसपास में खो गया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एयर फ्लाइट 182 का संचालन करने वाला एक बोइंग, ये कंपनी का नाम है, पेंटीनायक सुपाडियो हवाई अड्डे के मार्ग पर जकार्ता सोएकर्नो हट्टा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। ठीक, यही बोले थे पहले कि ये एक हवाई जहाज लापता हो गया था इसी द्वीप समूह के आसपास में। तो इसलिए ये न्यूज में आया कि 1000 द्वीप, इसलिए न्यूज में आया। तो 1000 द्वीप के बारे में देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 1000 द्वीप को ही 1000 आइलैंड, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर उसका नाम देखिए ये वाला है, केपुलुआन सिरोबू। ठीक है, ये नाम है उसका ऑफिशियल नेम, जकार्ता के तट के उत्तर में। ठीक, ये जो देखिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स जहां भी दिया रहेगा वो हमारा पढ़ने का चीज है। अब ये नहीं कि ऊपर में जो भी नाम दिया गया था वो सब कोई जरूरी चीज नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स दिया है उसको हमें जानना जरूरी है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, वही के आसपास से सवाल बनता है। ठीक है ना, और इसलिए सवाल बने या ना बने लेकिन वहां से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एकमात्र रीजेंसी बनाता है। इसमें 342 द्वीप, यहीं से क्वेश्चन है। ठीक, का एक मतलब समूह है, एक लंबी सी कतार बनता है जो 45 किलोमीटर यानी 28 मील उत्तर में पश्चिम जकार्ता खाड़ी में जावा सागर में और वास्तव में बैंटन प्रांत के ऊपर में फैला हुआ है। ठीक है, और देखिए पलाऊ सिरोबू राष्ट्रीय समुद्री पार्क, ये देखिए ये यहां से भी क्वेश्चन बनता है। पलाऊ सिरोबू को घेरते हुए ठीक 110 द्वीप है जो एक साथ मिलकर एक जिला बनाता है। ठीक है, तो ये नहीं कहना है कि 110 द्वीप है, इसमें कुल मिलाकर 142 द्वीप है। ये 110 द्वीप के बारे में ये कहा जा रहा है कि पलाऊ सिरोबू राष्ट्रीय समुद्री पार्क को घेरते हुए 110 द्वीप है। ठीक, जो मिलकर एक जिला बनाता है। ठीक, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखिए NCPA, इसको राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर देखिए सही कह रहा है। ठीक है ना, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में है इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
तो ये याद रखना है कि कब लॉन्च किया गया था। अब दूसरा ऑप्शन में है इसकी 6 साल का कार्य योजना है। अब ऑप्शन सी में है कि 2024 तक पीएम 10, पीएम 2.5, ठीक है, ये दो पार्टिकल होते हैं जो प्रदूषण को फैलाने में इसका योगदान होता है, ठीक। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इससे फेफड़े में रोग होता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि 2024 तक पीएम 10 और पीएम 2.5 की सांद्रता में 40% की कमी करना इसका लक्ष्य है। और ऑप्शन डी में है इसका लक्ष्य का आधार वर्ष 2017 है, ठीक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि इसकी जो कार्यकाल योजना है ये तो 5 साल होगा, ठीक है, 5 ईयर। और ये देखिए इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, नहीं 2019 में लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका कार्यकाल देखिए 2019 से लेकर 2024 तक चलेगा और वो 5 साल का होगा, ठीक। और यहाँ पर जो गलती है, यहाँ पर इसके बारे में ये 40% नहीं होकर 20 से 30% कमी करने का इसका लक्ष्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे जो भी कथन वाला स्टेटमेंट होता है ना, जैसे देखिए ये सवाल देने का मेरा मकसद क्या था, ये सब इस तरह का सवाल तो खैर अधिकतर यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक। लेकिन आपको इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन इसलिए कर दिए कि ताकि यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया, तो यहाँ से एक सवाल बन गया 2019 में। फिर दूसरा सवाल बन जाता है यदि ये सवाल नहीं पूछकर यदि पूछ दिया कि इसका कार्य योजना 6 साल है कि 5 साल है, इस तरह से 4 साल है, तो यहाँ पर एकदम ये बात कंफर्म हो गया कि 5 साल है। फिर उसी तरह से कि इसका लक्ष्य क्या है, 20 से 30% पीएम 10 एंड पीएम 2.5 की सांद्रता को कमी करना, ठीक है, ना कि 40%। और इसका आधार वर्ष, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए यदि हम यहाँ से एक सवाल लेकर निकलते तो आपको तैयारी में हो सकता है किसी एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, इसलिए आपका छूट जाता। तो उसी चारों सवाल को समेटने के लिए एक सवाल हमने इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया, ठीक है, इसलिए ताकि इसको आप इसमें आपका ही लाभ हो, ठीक। इसका देखिए डिस्कशन में देखिए वही बात लिखा होगा, देख लेते हैं। फिर भी देखिए वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जनवरी 2019 में शुरू किया गया है और इसका आधार वर्ष 2007 है, 24 तक ये काम करेगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है ना, 5 वर्ष, ठीक है, इसकी कार्य योजना होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। G7 के कितने देश यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य नहीं है। यहां पर इस बात को गौर देना है कि यहां पर पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है कि 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 2। तो बताइए G7 के कितने देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही अनमने ढंग से आंसर देने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपको यह पता रहना चाहिए कि G7 कंट्री कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहला होगा यूएसए, ठीक है, दूसरा यूके ले लीजिए, ठीक, तीसरा फ्रांस ले सकते हैं, ठीक, अब फ्रांस ले सकते हैं, फिर इटली है, फिर जर्मनी है इसी में G7 के बारे में, ठीक है। G7 में जर्मनी शामिल है, जर्मनी है, फिर कितना हुआ 1 2 3 4 5, अब 2 और शामिल करना है, ठीक है। एक जापान होगा और एक कनाडा बच गया, ठीक है, कनाडा, ठीक। तो ये हो गया 7, ये है G7, ठीक। अब इसमें से बताइए कि परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए परमानेंट मेंबर एक होगा यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका,
और यूके 2 हो गया, और ये फ्रांस 3 हो गया। बाकी बात ना ही इटली, ना जर्मनी, ना ही जापान, ना ही कनाडा। तो आंसर हमारा यहीं से निकल गया, ठीक है ना, कि चार चार देश है जो G7 में शामिल है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब देखिए इसमें जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 देश की तो चर्चा यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए चौथा कौन कौन सा है, तो चौथा में होगा, एक होगा रूस, 5वां मेंबर कौन सा है, चाइना, चीन, ठीक है ना। तो ये दो मतलब G7 में शामिल नहीं है, ठीक। तो यहां पर से ये सवाल बन सकता है कि यदि ये भी पूछा जाता कौन कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं परंतु G7 में शामिल नहीं है, तो ये दो रूस और चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है परंतु G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बारे में देखिए, यहाँ पर यही चर्चा में भी दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि केवल G7 देश, केवल G7 मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं है, ये 4 गो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक, इसी के बारे में पूछा गया। और वो देश जो दोनों में शामिल है, G7 और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी है, वो है ये यूके मतलब ब्रिटेन जिसको कहते हैं, और यूएसए जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और फ्रांस, ये 3 को, ठीक है। और 2 इसके अलावा बचता है, एक चाइना बचता है और एक रूस, ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है परंतु G7 सदस्य का मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये एक समय रसिया शामिल किया गया था, ठीक, उसके बाद फिर ये इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। 104 नंबर में है, देखिए फिर वही G20 से संबंधित है सवाल। देखिए ये सब बेसिक ग्रुप है, तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से सवाल दे दिए हैं कि G20 या तो G8 G7 जो अब है, और या तो P5 उसी कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर को ही P5 ग्रुप कहा जाता है। तो इस सब के बारे में एकदम अच्छी तरीके से जानना जरूरी होता है और इसका तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि G20 के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर गलत के बारे में पूछा रहा है, सही के बारे में नहीं। तो इनमें 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन एकदम गलत होगा, ठीक है ना। तो उसी को चुनना है। तो पहला ऑप्शन ए में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी अस्थायी सदस्य देश G20 के सदस्य हैं। अब दूसरा ऑप्शन में है कि सभी G7 देश और भारत, सभी G7 देश और भारत दोनों मिलाकर ये G7 का सदस्य है। अब तीसरा ऑप्शन है यूरोपीय संघ G20 का सदस्य है, और चौथा ऑप्शन में है कि ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य देश नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से ये गलत है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया G20 सदस्य है, ठीक है ना। और यूरोपीय संघ भी G20 का 20वां मेंबर है, 19 देश और 20वां एक ग्रुप शामिल है, उसी को कहा जाता है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। और G7 और भारत G7 का सारा देश G20 का सदस्य है और भारत भी है, ये भी बात सही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य देश, सभी सदस्य देश, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सभी सदस्य देश G20 सदस्य है, ठीक है, ये भी बात सही है। तो इनमें से गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया, जो एक गलत ऑप्शन है मात्र डी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य नहीं है, सदस्य देश नहीं है, जो कि है, ठीक है ना। इसलिए आप बढ़ते हैं, देखिए इसका डिस्कशन में भी आगे में भी यही दिया गया होगा, इसका डिस्कशन हम कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि G7 के बारे में यहाँ पर व्याख्या किया गया कि यह अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन किया गया, कब किया गया था, 1975 में किया गया था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक चर्चा करने के लिए ब्लॉक की सालाना बैठक होती है, ठीक है ना, इस तरह के। और G7 देश में कौन कौन सा, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए। इसका चर्चा हम इससे पहले सवाल में भी कर चुके हैं, ठीक है। सभी G7 देश और भारत G20 का सदस्य है, यहाँ पर ये बात लिखा गया है, ठीक है। और G7 के बारे में और पढ़ लीजिए कि कोई भी औपचारिक संविधान या तो कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है, ठीक है ना, ये बात पर ध्यान देना है कि इसका मुख्यालय भी नहीं, हेडक्वार्टर भी नहीं है, और ना ही इसका कोई निश्चित औपचारिक मतलब ऑफिशियल इसका कोई भी ना ही हेडक्वार्टर है, ना ही इसका कोई संविधान है, ठीक। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होता है, नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया G7 के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं G20 के बारे में। G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, ठीक। कौन कौन सा, इसमें IMF, ठीक, और वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसका ये दोनों का प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों और यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जिसको शॉर्ट में कहा जाता है EU, ठीक, यूरोपीय एक अनौपचारिक समूह है। G20 सदस्यता में दुनिया के सबसे बड़ी, उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो दुनिया की आबादी का लगभग कितना, 2/3 और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब वर्ल्ड के GDP का कितना, 85%। जनसंख्या देखिए 2/3 और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 85% और निवेश का 80% और वैश्विक व्यापार वर्ल्ड ट्रेड का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। G20 देश कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए चर्चा कर दिया गया है। तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, चाइना, रूस, यूके। देखिए यहाँ पर एक समूह में जो दिया गया है ये है G7, ठीक। अब देखिए यूके, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, ठीक, G7 इसमें शामिल हो गया। अब देखिए सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, भारत, यहाँ पर भारत होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ, ठीक है। इसका कोई मतलब G20 का भी कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 105, चबाहार बंदरगाह स्थित है, कहां पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है कि फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी में दिया गया है आदन की खाड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है अकावा की खाड़ी, ऑप्शन डी में दिया गया है ओमान की खाड़ी। तो बताइए कहां पर चबाहार बंदरगाह कहां पर अवस्थित है। तो बहुत आसान सवाल है, जो इसको मैप के तौर तरीके से देखे होंगे उसको याद होगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, चबाहार बंदरगाह कौन सी खाड़ी में है इनमें से, तो वो है ओमान की खाड़ी में, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका क्या कुछ डिस्कशन भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चबाहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह स्वतंत्र राज्यों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप के राष्ट्रमंडल के बीच परिवहन प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, भारत भी इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, किस राज्य में संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी ने ग्रेटर
एडजुटेंट सारस, इसका नाम क्या है, एक पक्षी है ग्रेटर एडजुटेंट सारस, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की आबादी में वृद्धि की है। ऑप्शन में है, ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है पंजाब। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल यदि नहीं समझे होंगे तो सामुदायिक भागीदारी मतलब इसको देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा इस पक्षी का, ये एक पक्षी है, इसका मतलब संरक्षण किया, ठीक है, कंजर्वेशन किया इसका। ठीक है, तो ये किस राज्य में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का संरक्षण सामुदायिक भागीदारी के तौर पर किया गया, वो किस राज्य से, और इसकी आबादी में एक पहले बहुत कमी था उसके जिसके कारण से इसकी आबादी में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो बताइए किस राज्य से संबंधित है, तो ये है बिहार से संबंधित। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि ये देखिए बीपीएससी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। देखिए यहां बिहार में संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी ने 2007 में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की आबादी 78 से बढ़कर 2020 में लगभग 600 कर दिया। ठीक है, यह सारस की 20 प्रजातियों में से दुनिया में सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। 20 दुनिया में पाए जाने वाले 20 प्रजातियों में से एक है। ठीक है, कौन, तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ठीक है, जिसका सामुदायिक संरक्षण के द्वारा बिहार में इसकी आबादी 78 से लगभग 600 कर दिया गया है। ठीक है, 2007 में इसका जनसंख्या लगभग 78 के आसपास था केवल, और 2020 में इसकी जनसंख्या बढ़ाकर 600 कर दिया गया। ठीक है, भारत में आवासीय सारस की प्रजाति 8 पाई जाती है, जिसमें ग्रेटर एडजुटेंट उनमें से एक है। ठीक, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट में भी कुछ दिया गया है। तो देखिए यहां पर दिया गया है कि स्थान ये कहां कहां पाया जाता है। एक बार ये एक समय था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुतायत से ये पाए जाते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया में, लेकिन यह सारस अब कुछ ही स्थान में अलग थलग रूप से पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा जगह में, असम में, बिहार में और कंबोडिया में, प्रिकटॉक में। ठीक है, प्रिकटॉल में। ठीक है ना, इस तरह से अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107। देखिए यहां पर सवाल में पूछा गया है कि जियाधल नदी के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसलिए ये नदी जब आया तो इससे संबंधित पूरा यदि 3-4 सवाल बन रहा था तो इसलिए इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम सवाल दे दिए। ठीक है, तो इसके बारे में ऑप्शन ए में कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। ठीक है ना, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, क्या यह ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी सहायक नदी है। ऑप्शन बी में है यह नागा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है यह राजमार्ग 15 पर से राजमार्ग 15 इस पर से गुजरता है। ठीक, और ऑप्शन डी में है इसे धेमाजी का शोक के रूप में भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो सही आंसर होगा डी। ठीक है, बाकी बात सारा चीज गलत है। ठीक है ना, अब देखिए कैसे गलत है, तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र की उप सहायक नदी है। ठीक है ना, सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना, उप सहायक। ठीक है ना, उप सहायक है। ठीक, अब देखिए आगे देख लेते हैं इसका डिस्कशन में, तो सारा चीज दिया गया होगा। देखिए जियाधल नदी 2020 में बार बार बाढ़ आई। ठीक है ना, अक्सर ओवरफ्लो हो गया। ठीक है ना, ओवरफ्लो मतलब बाढ़ आना हो गया। ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज में आई। ठीक है ना, तो नदी असम के धेमाजी जिले के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में अभोर पहाड़ी से एक अजीबो गरीब स्थलाकृति को पार करते हुए यहाँ पर आती है। ठीक है, आगे देखिए यह स्वाभाविक रूप से अपने मतलब जो आने का मतलब जो रास्ता है उसको बार बार बदलता है, जिसके कारण से यहाँ पर बाढ़ आते रहता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि जियाधल नदी ब्रह्मपुत्र की एक उत्तरी उप सहायक नदी, आपको कहे थे कि ये उप सहायक नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश
के उप हिमालय पहाड़ी से निकलता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में यह एक संकीर्ण घाटी से गुजरने के बाद धेमाजी जिले में असम में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, जहां पर यह चैनल में बहती है, लट चैनलों में बहती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि धेमाजी नदी को वार्षिक बाढ़ और कटाव होने के कारण भारी क्षति के लिए इसे धेमाजी के शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी नंबर सही हुआ था। आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन पर देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, ठीक है ना। ये असम गुजरात के आसपास है, असम में है शायद। तो ये इधर तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये कथन तो एकदम टोटली गलत है, ठीक है। नागा पहाड़ी से नहीं निकलती है, ठीक है। यहाँ पर दे दिए थे कि कहाँ से निकलती है, उप हिमालय, यहाँ देखिए लिखा गया है कि उप हिमालय पहाड़ों से निकलती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो लिखा गया है कि नागा पहाड़ी से नहीं, ये हिमालय की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के ट्राई जंक्शन क्षेत्र के पास स्थित नहीं है, ठीक है ना। नहीं के बारे में जानना है तो यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी में है वायनाड टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी में है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इसका एक मैप भी है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पहले आते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी में दिया गया है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी में दिया गया है वायनाड टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी में दिया गया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए जो नहीं है इस ट्राई जंक्शन के पास वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में, देखिए मैप देख लेते हैं, मैप से सारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ठीक। अब देखिए ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और ये है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ठीक ये है मुदुमलाई और यहीं पर ट्राई जंक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्राई जंक्शन के पास ये तीनों है, कौन कौन सा, बांदीपुर, वायनाड और मुदुमलाई, ठीक। और नागरहोल थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन में ये आप जान लीजिए कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये उस ट्राई जंक्शन के पास से थोड़ा अलग है, ठीक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 में रतले जल विद्युत परियोजना, इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। रतले जल विद्युत परियोजना जिसमें 133 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध और एक दूसरे से सटे 2 पनबिजली स्टेशन शामिल है। दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता कितनी है, वहां पर लिखा गया था भाई। तो आप यदि वहां पर ध्यान दिए होंगे तो आपको जरूर याद होगा। ऑप्शन ए में है 850 मेगावाट, ऑप्शन बी में है 985 मेगावाट, ऑप्शन सी में है 890 मेगावाट और ऑप्शन डी में है 1085 मेगावाट। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यदि इसका डिस्कशन में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए ये तो हो गया, हाँ यहाँ पर रतले जल विद्युत परियोजना, ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए याद रखने वाला बात है कि ये जम्मू कश्मीर में है कि किश्तवाड़ जिले में और चिनाब नदी पर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और एक्स्ट्रा, ठीक है। और 133 मीटर की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध एक दूसरे से सटे 2 पावर स्टेशन शामिल है। दोनों पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता कितना है? 850 मेगावाट, ठीक। तो यहीं से सवाल आया है। और देखिए यदि कुछ डिस्कशन में दिया गया है तो और यही सब कि कितना बजट है, कब शुरू किया गया था। 2000 जून 2013 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने बांध की आधारशिला रखी। उस समय कौन थे? श्री मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 2000 जून 2013 में, ठीक है।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, ठीक। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। पाकिस्तान ने बार बार आरोप लगाया कि ये सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करता है, और इसमें लगभग 5282 करोड़, मतलब 5282 करोड़ रुपया खर्च करने का इसका लागत है, ठीक है। और 60 महीने की अवधि में के भीतर ये चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा डिस्कशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, GIB जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी में है केनरा बैंक, ऑप्शन सी में है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और ऑप्शन डी में है यस बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। और यदि जो जानते हैं वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। यस बैंक ने पहले बार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, हरित बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसके साथ हरित परियोजनाओं को निधि देने के लिए पूंजी जुटाई जा रही है, जाती है, ठीक है। इसमें जिसमें आमतौर पर अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि शामिल होते हैं, जो मतलब पर्यावरण के कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट को क्लीन करने से संबंधित रहता है, ठीक है ना। उसी से संबंधित इसमें ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है, उसी संबंधित परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया। यह बॉन्ड एक निश्चित आय साधन है जो किसी निवेशक द्वारा एक उधारकर्ता, आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी, को दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। अब देखिए आगे क्या गया है, कहा गया है कि पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड विश्व बैंक ने कब जारी किया था? 2009 में, ये भी याद रखना है, ठीक। जारी किया गया था। और विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है, ठीक। वर्ल्ड बैंक इसका प्रमुख जारी करता है। यस बैंक 2005, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड GIB जारी करने वाला पहला बैंक था, ठीक है। 2018 में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 650 मिलियन डॉलर प्रमाणित जलवायु बॉन्ड के साथ ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया, ये SBI, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसी को कहा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी में है विश्व आर्थिक मंच, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है EIU, ठीक। और इसको देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको कहा जाता है शॉर्टकट में UNEP। अब और चौथा ऑप्शन में है जर्मन बात, ठीक। तो इनमें से कौन, ये चारों में से कौन वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 112 नंबर, इसी के बारे में वहां पर लिखा गया है। देखिए, विश्व जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसी को कहा जाता है UNEP, फिर विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है, और फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक, और चौथा ऑप्शन है जर्मन बाज। तो बताइए किसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा,
ठीक है। ये सारा सवाल देखिए भूलने और कंफ्यूज होने लायक है, इसलिए आपको डिस्कशन में दे दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 16वां संस्करण है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलोन। यहाँ पर से भी सवाल बन जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। अब संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब, ठीक। और देखिए यहाँ पर से लिखा गया है कि आजीविका के शीर्ष 3 जोखिम जो अलग अगले 10 वर्षों में होने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जलवायु कार्रवाई विफलता, चरम मौसम, मतलब मौसम में मतलब एक्सट्रीम वेदर आएगा, ठीक। और मानव पर्यावरणीय क्षति, ठीक। अब देखिए प्रभाव के आधार पर यहाँ पर देखिए आजीविका के शीर्ष 3 जोखिम, आजीविका के लिए यहाँ पर किस कैटेगरी में है? आजीविका के लिए शीर्ष 3 जोखिम जो अगले 10 वर्षों में होगा, वो ये 3 वो है, ठीक है ना, ये 3। अब प्रभाव के आधार पर 3 जोखिम कौन कौन सा है उसका देखिए चर्चा यहाँ पर किया गया। देखिए पहला होगा जलवायु कार्रवाई विफलता है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर, ठीक। और दूसरा होगा संक्रामक रोग, ठीक है, कि इन्फेक्शियस डिजीज होगा, ठीक है ना। और तीसरा सामूहिक विनाश के हथियार, ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी में है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी में है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन डी में है जर्मन बाग। तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया गया है। देखिए डिस्कशन में है अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का सबसे पहले परिभाषा, यह वास्तविक या अपेक्षित जलवायु उत्तेजना के प्रभाव में प्राकृतिक या मानवीय प्रणालियों में समायोजन है, ठीक। जैसे जितना होना चाहिए वास्तविक जो है और जो अपेक्षित है उसमें अंतर जो होता है ना, अंतर के कारण से जीव अपने आप को समायोजित करता है, ठीक है ना। तो उसी को कहा जाता है अनुकूलन, ठीक, जो नुकसान को कम करता है या लाभकारी अवसरों को शोषण करता है, ठीक। अब देखिए पेरिस जलवायु, इसने 2050 तक विकासशील देश के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनाने के वार्षिक लागत को कम से कम चौगुनी होने का अनुमान बताया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान, बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम आप सुने होंगे न्यूज में, निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय पशु आवास के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शन ए में है अफ्रीकी पेंगुइन, ऑप्शन बी में है माउंटेन गोरिल्ला, ऑप्शन सी में है अफ्रीकी चीता, ऑप्शन डी में है एशियाई हाथी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु का लुप्तप्राय पशु का आवास है? तो ये होगा माउंटेन गोरिल्ला का आवास है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आंसर होगा इसका बी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। माउंटेन गोरिल्ला और बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में, ठीक है ना, अल्बर्टिन रिफ्ट घाटी में स्थित है, ठीक। ये याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कहां पर है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कांगो गणराज्य में, ठीक। और यह 1925 में अफ्रीका का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 1979 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व हेरिटेज स्थल में इसको शामिल किया गया, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ और दिया गया है, यदि देख लेते हैं। देखिए और दिया गया है, यह बड़े पैमाने पर युगांडा रवांडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन? वही बिरुंगा नेशनल पार्क। और 1994 में खतरे में विश्व विरासत सूची के में भी शामिल किया गया है। जैसे एक लिस्ट होता है कि कौन वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ये एक लिस्ट होता है, ठीक है ना, उसमें 1994 में इसको लिस्टेड किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान माउंटेन गोरिल्ला के लिए जाना जाता है। 2018 तक आयुष्यन के लुप्तप्राय प्राणी है। कौन सा? ये माउंटेन गोरिल्ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य मूल्य सूचकांक FFPI, खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में किस परिवर्तन का उपाय है? मतलब कौन सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है ना। ये मासिक परिवर्तन को नापता है कि त्रैमासिक या द्विवार्षिक, या तो ये द्विवार्षिक नहीं, वर्ष में 2 बार होगा, ठीक है। ये देखिए बाय एनुअल, बाय एनुअल ये द्विवार्षिक होगा, और ये वर्ष में, यहाँ ऑप्शन गलत है, वर्ष में 2 बार, नहीं 2 वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष वर्षों में 1 बार, 1 बार, ठीक है। बताइए ये कौन सा किस अंतराल के परिवर्तन को ये नापता है, ठीक है। ये FFPI के बास्केट, ठीक है। तो ये होगा मंथली नापता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। देखिए FFPI खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है। इसमें 2014 से 16 के दौरान प्रत्येक समूह में औसत निर्यात शेयरों द्वारा भारित 5 कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांक के औसत शामिल होता है, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कशन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर फूड आउटलुक जून 2020 संस्करण में प्रकाशित एक फीचर लेख में FFPI की गणना का आधार अवधि में संशोधन और इसके मूल्य कवरेज में विस्तार प्रस्तुत किया गया, जो जिसे जुलाई 2020 में पेश किया गया है। और नवंबर 2013 में एक लेख में FFPI पिछले निर्माण के तकनीकी पृष्ठभूमि शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं खाद्य, यही FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 में। ये सब भूल जाते हैं लेकिन आसान चीज है, याद रखना है, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में, इटली में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक। आप लोग सुने होंगे। इसका सदस्य देशों की संख्या कितना है? 197, 197, ठीक है। अब देखिए और विस्तार से दिया गया है कि फाओ प्रत्येक सदस्य देश और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले द्विवार्षिक सम्मेलन के द्वारा शासित होता है, और इसमें 49 कार्यकारी परिषद का चुनाव करता है, ठीक है ना। इसमें 49 कार्यकारी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए उसी के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं, उसी से संबंधित ये सवाल यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। देखिए सवाल में है विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। इसे 1961 में आरंभ किया गया था, या तो फिर FFPI खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में त्रैमासिक परिवर्तन का एक मान है। अभी तुरंत चर्चा किया गया था कि तो ये तो गलती होगा क्योंकि मासिक रूप से, ठीक है। यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पादों, मांस और चीनी के बास्केट में परिवर्तन को मापता है, ठीक। और क्या इसकी आधार वर्ष 2016 से 17 है? तो
ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो गया था 2020, जून 2020 कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिस्कशन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें 5 शामिल है, अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी, ठीक है, 5 हो गया, यही 5 शामिल है, तो ये करेक्ट दिया गया है। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। डिस्कशन में यही है कि यह देखिए ये जो बात लिखा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा गया है कि 1961, तो ये 1996 होगा, ठीक। और फिर यहाँ पर तो बता दिए हैं कि यहाँ पर त्रैमासिक नहीं होगा, मासिक होगा, ठीक। और ये स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर होगा 2020, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जुकोऊ घाटी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है निम्न में से? तो आप बताइए। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक। ऑप्शन बी में है नागालैंड और मणिपुर, ऑप्शन सी में है मणिपुर और मिजोरम, और ऑप्शन डी में है मिजोरम और त्रिपुरा। इनमें से किन 2 राज्यों के बीच में जुकोऊ घाटी स्थित है? ये न्यूज में आया इसलिए यहां से सवाल बना, ठीक। तो हम वो जो भी न्यूज में आते हैं उसका स्टैटिक पार्ट जो भी रहता है उससे सवाल हम बना देते हैं, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, ठीक। यदि इससे सवाल आए तो ये नहीं लगे कि कहां से आया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के बीच में अवस्थित है, ठीक। अब देखिए इसका यदि आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो देखिए डिस्कशन में यदि कुछ दिया है, देखिए ये सारा चीज पहले ही चर्चा कर चुके हैं। देखिए डिस्कशन में वही बात है। देखिए यहाँ पर जानने लायक एक बात ये है कि नागालैंड राज्य के फूलों की घाटी भी इसे कहा जाता है, किसको? जुकोऊ घाटी को, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंथस ट्रैगोपन किस राज्य के राजकीय पक्षी है? किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो ये किसका राजकीय पक्षी है? बेलिंथस ट्रैगोपन, ये है नागालैंड के राजकीय पक्षी, ठीक है। ये भी न्यूज में आया इसलिए डिस्कशन किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी चाट झील का मुख्य स्रोत है? अब देखिए चाट झील का मुख्य स्रोत के बारे में पूछ रहा है। चाट झील कहां पर है वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, योग नदी, चारी नदी, लोगोन नदी, या तो येद सेराम नदी। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका मुख्य स्रोत कौन सा, चाट झील का मुख्य स्रोत कौन सा नदी है? तो चारी नदी, ठीक है। इसका डिस्कशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया गया। सबसे पहले हम उन लोग देख लेते हैं कि इसका मैप में क्या है। देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको बढ़िया से डिस्कशन मिल जाए। ये सारा जो भी हम हिंदी में माध्यम में डिस्कशन कर रहे हैं उसका ऑलरेडी हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कशन कर चुके हैं। आप यदि यहाँ से इसमें यदि ज्यादा स्पष्ट लैंग्वेज नहीं होता है तो आप इंग्लिश मीडियम में भी जाके देख सकते हैं। देखिए ये ट्रागोपन पक्षी है, यहाँ पर भी देखिए दिखाया गया है। अब देखिए ये यहाँ पर चारी नदी, इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो सवाल है कि चाट झील के बारे में जो भी सवाल है, देखिए यहाँ पर तो चाट झील पहले किसके किसके बीच में है? तो चाट झील देखिए चार देश है, फिर नाइजर है, फिर नाइजीरिया है, फिर यहाँ पर कैमरून है। ये सारा देश के बीच में ये अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैप देख लिए। मैप देखने के बाद आप इसका डिस्कशन में जा सकते हैं चारी नदी के बारे में। देखिए झील का मुख्य स्रोत चारी और लोगोन नदी प्रणाली है, ठीक। और
इसमें मुख्य नदी यही है चारी नदी, और ये इसका लोगोन नदी जो है ये इसका सहायक है, ठीक। तो इसलिए मुख्य नदी यही माना जाएगा, ठीक है। इसी से लगभग 80% पानी यहीं से पूरा हो जाता है, ठीक है। और शेष भाग आता है अबेजी अबेजी और येद सेराम नदियों द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा और यदि इसमें डिटेल में जा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये झील जो चाड झील है वो सिकुड़ता जा रहा है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून, ये 4 देश के बीच में ये पाया जाता है। यहाँ पर से भी ये भी याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है चाड झील किस किस के देश के बीच में है। तो नाइजर, नाइजीरिया, चाड तो खुद ही है, और एक कैमरून, ये तीन याद रखिएगा, 4 देश खुद शामिल है, ठीक है। यहाँ से याद रह जाएगा। और देखिए चारी नदी, इसकी सहायक नदी लोगोन द्वारा पोषित झील का पानी का 90% अधिक प्रदान करती है। इनमें थोड़ी मात्रा नाइजीरिया और नाइजर में के योग नदी से भी आती है, ठीक। यही बात लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर चारी नदी के बारे में और कुछ कुछ दिया गया है। चारी नदी को सैरो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। 1400 किलोमीटर लंबा है और इसके जो मध्य अफ्रीका में बहती है। चाड झील का पानी का मुख्य स्रोत है यही सैरो नदी की ऊंचाई 282 मीटर है, ठीक है। से ये बहती है। बाष्पीकरण और के उच्च स्तर के बावजूद झील मीठे पानी की है, ठीक है। ये मीठे पानी लेक चाड मतलब चाड झील बेसिन में बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज एवं रामसर साइट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि भी शामिल है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? वर्षों से ये ये जो झील है जो 30 मिलियन लोगों से अधिक के पेयजल, मछली पकड़ने, पशुधन एवं आर्थिक गतिविधियों का समर्थन कर रही है, मतलब उसका निर्भर रहा है। यह दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक स्वदेशी, देहाती एवं कृषक समुदाय का लिए महत्वपूर्ण है। कौन? यही चाड झील, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण, हालांकि जलवायु परिवर्तन के बड़े पैमाने पर्यावरण एवं मानवीय संकट को बढ़ावा दिया है, ठीक। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र ने चाड झील के संकट को दुनिया का सबसे खराब में से एक करार दिया गया है, ठीक है। इससे संबंधित संकट देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1970 के दशक में शुरुआत, पुराने सूखे सूखे बढ़ने के बाद पिछले 60 वर्षों में झील का 90% सिकुड़ गया है। 1963 में झील का सतही क्षेत्रफल देखिए कितना था, 26,000 वर्ग किलोमीटर। अब जो बचकर कितना, मात्र 1500 वर्ग किलोमीटर घटकर रह गया है, ठीक है, कम हो गया है। इसकी आबादी में विस्फोट हो रही है, यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र में है। यही सब दिया गया है कि क्यों ये सब हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारा चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको देख कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी चीज लिखा गया है वो काफी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। किस बैंक ने सुरक्षित ओवरनाइट वित्त पोषण SOFR, ठीक है, किस बैंक ने सुरक्षित ओवरनाइट वित्त पोषण दर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े मूल्य निर्धारण के लिए इंटर बैंक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट डील का अंजाम दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी में है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और ऑप्शन डी में है यस बैंक। तो बताइए कौन सा बैंक होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा ये। देखिए बीपीएससी में इस तरह का सवाल काफी बार पूछा गया है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड तो हर बार पूछा जाता है, और एसबीआई लगभग में आंसर हो गया है, तो इसलिए ये आंसर क्वेश्चन इस तरह का सेट करना बहुत जरूरी होता है। आप इस तरह के सवाल से आप मतलब जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि मतलब बाद में आपको एकदम अनभिज्ञ जैसा नहीं लगे, ठीक। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। ये क्या है SOFR, पहले क्या है इसका चर्चा किया गया है। SOFR क्या है? देखिए सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, ठीक है। यह डॉलर मूल्यवान डेरिवेटिव और ऋण के लिए एक बेंचमार्क ब्याज दर है जो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट की जगह ले रहा है, उसकी जगह पर ये आ रहा है, ठीक है, SOFR। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है।
सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एक सुरक्षित इंटरबैंक ओवरनाइट ब्याज दर है। ठीक है, यह यूएसडी लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ऑफर्ड रेट लिबोर इसी को कहा जाता है। ठीक है, का प्रतिस्थापन है जिसे 2021 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। ओवरनाइट रेट आमतौर पर वह ब्याज दर होती है जिसका उपयोग बड़े बैंक ओवरनाइट मार्केट में एक दूसरे के उधार लेने और उधार देने के लिए करते हैं। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के बारे में लिखा गया है कि एसओएफआर क्यों वैश्विक नियामकों में लिबोर से दूर जाने का फैसला किया है। वैश्विक नियामकों ने, ठीक, लिबोर से दूर जाने का फैसला किया जो कि वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब 2012 में यह पता चला था कि दुनिया भर के बैंकों में इसमें हेर फेर किया था। ठीक, इसने बेंचमार्क के नीचे के वॉल्यूम को सूखने में मदद नहीं की। यूके के नियामकों ने वित्तीय फर्म और निवेशकों के लिए लिबोर से दूर संक्रमण के लिए 2021 में समय सीमा निर्धारित किया। और कुछ यदि लिखा है, अब नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चेरी ब्लूसम माओ फेस्टिवल, ठीक है, माहो महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी में है नागालैंड, ऑप्शन डी में है मणिपुर। तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी यही बात है, अब इसमें क्या ज्यादा विस्तार में जाइएगा कि इस तरह से मनाया जाता है, ऐसे देख लेते हैं। देखिए चेरी ब्लॉसम के बारे में यहाँ पर धड़ाधड़ पढ़ देते हैं। मणिपुर में यह महोत्सव सेनापति जिले में, ठीक है, सेनापति जिले के माओ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिसमें गुलाबी मौसम जिले में गुलाबी मौसम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौधे का नाम जापान में सुकुरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस तरह से और भी 2017 में यह उत्सव मनाने के लिए शुरुआत किया गया था। मणिपुर सरकार ने यह उत्सव आयोजन 2017 से शुरू किया है। ठीक है, यह माओ शहर त्योहार में चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर का सुरम्य दृश्य का दिखाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। प्रतिभूति आयोगों का संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन IOSCA के निम्नलिखित में किसके साथ मिलकर काम करता है? ठीक, यही सवाल है, किसके साथ मिलकर काम करता है? G7, FATF या तो OECD मतलब आर्थिक सहयोग विकास संगठन, या तो G20 के साथ। तो बताइए किसके साथ मिलकर काम करता है? तो ये बहुत ही VVI सवाल है। तो ये काम करता है G20 के साथ मिलकर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका व्याख्या। व्याख्या देखिए, ये आप बहुत बार पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है कि IOSCA क्या है? सेबी का एक सेबी इसका एक सामान्य सदस्य है। ठीक है, सेबी जो भारत में ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इसके स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, अब देखते हैं और क्या लिखा है। IOSCO एशिया पैसिफिक हब, एशिया पैसिफिक हब मलेशिया के कोलालमपुर में स्थित है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति नियामकों को एक साथ लाता है। विश्व के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजार का कवर करता है। प्रतिभूति क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक सेंटर है। यह प्रतिभूति बाजारों को मजबूत करने के लिए मानकों को स्थापित करता है। G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ यह काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, इसी से संबंधित सवाल पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर जो जो भी चीज लिखा गया है आप बहुत बार पढ़े होंगे, देख लीजिए, पढ़ देते हैं। FSB, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी और सिफारिशें करता है। IOSCO की परिवर्तन भूमिका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों IFRS की व्याख्या के मामले तक फैली हुई है, जहां IOSCA के सदस्य एजेंसियों के द्वारा की गई परिवर्तन कार्रवाइयों का एक गोपनीय डाटाबेस रखता है। ठीक है, यही सब लिखा गया है, इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इसको ये जानना है कि IOSCO किसके साथ मिलकर काम करता है? तो G20 के साथ। ठीक, ये है रेलेवेंट सवाल। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर
राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई? कब? बताइए। तो ऑप्शन में है 2008, 2009, 2017, 2015। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं। देखिए, इसने उजाला उजाला योजना इसने उजाला योजना के तहत तहत 360 मिलियन से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 47 बिलियन यूनिट बिजली का ऊर्जा का बचत हुई और प्रति वर्ष 38 मिलियन टन CO2 की उत्सर्जन में कमी आई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, ऑप्शन में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी में है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी में है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एवं ऑप्शन डी में है जनजाति मामले के मंत्रालय। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी अचंभित है ना? तो इसको देख लीजिएगा, ये VVI है। ठीक है, एकदम अजीब ऑप्शन है। ठीक है ना? तो श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना? अब देखते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया गया है तो ये सब जो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको देखकर पढ़ लीजिए यदि जरूरी रहेगा तब। ठीक है ना? तो जरूरी उतना नहीं है, जहाँ पर जरूरी रहेगा उसका हम सवाल बना दिए हैं। ठीक है ना? लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रोक रोक कर। अब देखिए, जनजाति मामले के मंत्रालय हाल ही में जनजाति मामले के मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का निर्माण एवं सुगम बनाने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल मतलब एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। आदिवासी प्रवासी कामगारों से संबंधित डेटा को एकत्र करना और उन्हें मौजूदा कार्यकारी योजना से जोड़ने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, यह डेटा रिकॉर्ड करेगा, जिसमें शामिल कौन कौन सा है, क्या क्या शामिल है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया। जनसांख्यिकी प्रोफाइल, ठीक है, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, फिर आजीविका विकल्प, फिर स्किल मैपिंग, और फिर प्रवासन पैटर्न किस तरह से है वो भी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। देखिए, यह प्रवासी कामगारों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों को सुचारू रूप से तैयार करने एवं प्रभावी बनाने के लिए मदद करेगा और आदिवासी प्रवासन भंडारण, श्रम शक्ति डेटा अंतर को दूर करने और आमतौर पर रोजगार एवं आय सृजन की तलाश में प्रवास करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने में सक्षम होगी। ये सारा बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, लेकिन ये जानना जरूरी था कि श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना? ये सारा ऑप्शन देखिए कितना अच्छा अच्छा दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम शक्ति रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ये सारा चीज नहीं होगा जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। नॉट मेनी बट वन। नॉट मेनी बट वन एक बुक है। नॉट मेनी बट वन किस की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है नारायण गुरुदेव, ऑप्शन बी में है भाई परमानंद, ऑप्शन सी में है स्वामी विवेकानंद, एंड ऑप्शन डी में है बाल कृष्ण जयकारी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा किसका है? तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरुदेव का। ठीक है ना? अब देखिए इसका डिस्कशन में हम लोग देख लेते हैं। नारायण गुरुदेव, श्री नारायण गुरुदेव 1856 से 1928 तक। ठीक है, एक समाज सुधारक, केरल के सामाजिक ताने बाने को बदलने वाले। ठीक है ना? श्री नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1856 में केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट गांव में हुआ था। चंपा झंथी में ये गांव का नाम है। ठीक है, में मदन आसन और उनकी पत्नी कुट्टी याम्मा के घर में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं उनका परिवार कौन सा जाति से संबंधित था? तो एजावा जाति का था, जो उस समय सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार से अवर्ण माना जाता था, अछूत। ठीक है, अवर्ण सवर्ण होता है, एक अवर्ण होता है। ठीक है, माना जाता था। यह 8 साल तक एक जंगल में एक साधु के रूप में रहे और उन्होंने वेद, उपनिषद, साहित्य, संस्कृत, तार्किक बयानबाजी, हठ, योग और अन्य
दर्शन शास्त्र सीखे। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, एक जाति एक धर्म, ठीक है, और सभी के लिए एक भगवान, ठीक है ना। इसी को ओरु जाति, ओरु मथम, ओरु दैवम, मनुष्यानु, ठीक है, इस तरह से इन्होंने कृत दिया। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, ये किसका नारा है, ठीक है ना। तो किसका है, नारायण गुरुदेव का, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखते हैं इसका और कुछ दिया गया है। देखिए, एक मंदिर में उन्होंने कालावन कोड में अभिषेक किया और उन्होंने मूर्तियों का बजाय दर्पण रखे। यह उनके संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में, ठीक है। अरिपुरम आंदोलन 1888 में उन्होंने अरुवीपुरम में भगवान शिव का को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया। उनमें जाति आधारित प्रतिबंधों का खिलाफ थे, ठीक है ना। ये सारा बात नारायण गुरुदेव के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर श्री नारायण गुरु के दर्शन। श्री नारायण गुरु के किस अद्वैत वेदांत का सबसे महान समर्थक और पुनः मूल्यकर्ताओं में से एक बन गए। साहित्य कार्य, उन्होंने विभिन्न भाषाओं में विभिन्न पुस्तक लिखी। उनमें से कुछ देखिए, कुछ पुस्तक का नाम जो दिया गया है उसको याद रखना है, ठीक है ना। अद्वैत दीपिका, ठीक है, ये है। और आश्रम, फिर थेवरप्पा थिंकल गल आदि पुस्तक लिखे, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था वो भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। एक उल्लेखनीय समाज सुधार एवं सार्वभौमिक मंदिर प्रवेश और अछूत के सामाजिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे थे। नारायण गुरुदेव ने बैकम आंदोलन में गति प्रदान करने की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को के लिए त्रावणकोर के मंदिर में प्रवेश करना था, ठीक है। विज्ञान में योगदान इनका क्या था, तो यही सब दिया गया है। अब आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सवाल जहां से आता जो सेट किया गया था वो हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।